हाय स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 3 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेट्रॉनिक्स के यूनिट 3 क्या है आपका, इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स एंड एप्लीकेशन। जैसा कि EKTU ने अनाउंस किया है कि आप लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑनलाइन होने वाला है, ऑनलाइन क्वेश्चंस आएंगे। इससे पहले भी मैंने कुछ पुराने वीडियोज़ में आप लोगों से चैप्टर 1 चैप्टर 2 के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। तो जिन लोगों ने पुराना वीडियो नहीं देखा वो आप वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जिसके चांसेस हैं वो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं यूनिट 3 के फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेट्रॉनिक्स के यूनिट 3 के क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फॉर अ वैक्यूम प्रेशर ऑफ 4.5 मीटर ऑफ वाटर द इक्विवेलेंट एब्सोल्यूट प्रेशर इज डैश मीटर ऑफ वाटर। आपको कह रहा है कि आपको वैक्यूम प्रेशर दे रखा है, आपको बताना है कि इस पर ये प्रेशर जो है इसके इक्विवेलेंट एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ वाटर। देखिए हम लोगों को मालूम है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर होता है आपका PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। ये आप लोग जानते हैं पहले से, ठीक है। लेकिन जब आपका गेज प्रेशर वैक्यूम दिया हो, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर कम दिया हुआ है, वैक्यूम दिया हुआ है, तो उस केस में क्या हो जाता है, फिर उस केस में हम लोग इसकी जगह माइनस ऑफ वैक्यूम रखते हैं। पी गेज की जगह क्या रखते हैं, पी गेज प्रेशर जो होता है ये होता है माइनस ऑफ वैक्यूम प्रेशर। पी गेज क्या होता है, माइनस ऑफ वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस ऑफ वैक्यूम प्रेशर, ठीक। तो इसकी जगह हम लोग वैक्यूम प्रेशर रखेंगे तो P एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, फिर P एब्सोल्यूट विल बी इक्वल टू PATM माइनस P वैक्यूम, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे P एब्सोल्यूट कितना हो जाएगा, PATM माइनस P वैक्यूम। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए ये आपका कंप्लीट वैक्यूम है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं जो है आपका क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये PATM है, और यहाँ पे कंप्लीट जीरो है, कंप्लीट वैक्यूम है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक के प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे ऊपर जो जाते हैं आप लोग तो हम लोग उसको गेज प्रेशर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, गेज प्रेशर कहते हैं। तो इस पॉइंट पे अगर मुझे प्रेशर निकालना हो तो मैं क्या कहूँगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा इस पॉइंट पे। सिमिलरली अगर यहाँ कहीं भी मुझे एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस दिस मच, जो कि वैक्यूम है आपका, इतना वैक्यूम माइनस कर दूंगा मैं, क्योंकि वैक्यूम प्रेशर कुछ नहीं होता है, ये माइनस ऑफ गेज प्रेशर होता है। तो यहाँ पे हम लोग को अगर मान लीजिए एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है तो एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ पे कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर। तो वही चीज़ तो लिखी है मैंने, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू, इस पॉइंट पे एब्सोल्यूट प्रेशर कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस दिस मच वैक्यूम, इतना वैक्यूम है तो इतना वैक्यूम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर ये आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज़ करना है, P एब्सोल्यूट विल बी इक्वल टू PATM माइनस P वैक्यूम, ठीक है। अच्छा, उससे पहले जो है यहाँ पे हम लोगों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो हमको याद रखना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है PATM इज इक्वल टू 101325 पास्कल। तो इस चीज़ को हम लोग को याद रखना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कितना वैल्यू होता है, 101325 पास्कल। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हमको पास्कल में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो हम लोग को डिफरेंट प्रेशर दिया हुआ है उसकी यूनिट क्या दे रखी है, मीटर ऑफ वाटर, और मीटर ऑफ वाटर में निकालना है। तो इस पास्कल को जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर ऑफ वाटर में तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे हम लोग रो जी से। इसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, रो जी, रो ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, जी यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो जब इस प्रेशर को जो कि यहाँ पे पास्कल में दिया हुआ था इसको हमको कन्वर्ट करना है मीटर ऑफ वाटर में, तो डेंसिटी ऑफ वाटर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्रेशर किस में आ जाएगा, मीटर ऑफ वाटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, 101325, रो कितना है यहाँ पे, रो है आपका 1000 होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, और जी की वैल्यू क्या होती है 9.81, ठीक। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, फिर हमको यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10.328 मीटर ऑफ वाटर। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो पास्कल में दिया हुआ था हमें, यहाँ पे इतना पास्कल जो प्रेशर था उसको मैंने क्या कर दिया, इसमें कन्वर्ट कर दिया मीटर ऑफ वाटर में। 10.328 मीटर ऑफ वाटर, ये भी प्रेशर को डिनोट करने का, प्रेशर को रिप्रेजेंट करने का ये भी एक यूनिट है। तो हमने क्या किया, 10 मीटर ऑफ वाटर, 10.328 मीटर ऑफ वाटर, ये क्या है, प्रेशर बता रहा है। यहाँ पे पास्कल में था, अब मैंने इसको मीटर ऑफ वाटर में कन्वर्ट कर दिया है ना, वाटर के हेड के टर्म्स में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट किया, जो प्रेशर दिया हुआ था उसको रोजी से डिवाइड कर दिया मैंने, रोजी से डिवाइड करने के बाद हमारे पास प्रेशर आ जाएगा अब 10.328 मीटर ऑफ वाटर। चलिए ठीक है,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पता है, इस फॉर्मूले को यूज़ करना है हमको, पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी एटीएम माइनस पी वैक्यूम। अब देखिए हमारे पास पी एब्सोल्यूट निकालना था हमको इस क्वेश्चन में, पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी एटीएम कितना आ गया, पी एटीएम आ गया 310.328 माइनस वैक्यूम कितना दिया हुआ है 4.5 मीटर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.83 मीटर ऑफ वाटर के आसपास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो ये क्या आ गया हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर आ गया, ये क्या आ गया हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर आ गया। बस कुछ नहीं किया हमने, इस फॉर्मूले को यूज़ किया, इस वाले फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को हमने यूज़ किया है और यहाँ पे हमको जो है ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये मेरा वैक्यूम प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से माइनस कर दिया वैक्यूम प्रेशर को, तो ये आ गया हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर किसी भी पॉइंट पे। तो ये जो है इस पॉइंट पे कितना प्रेशर था या इस पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा एब्सोल्यूट प्रेशर, वो हमने निकाल दिया है। तो कुछ नहीं है, इसके अकॉर्डिंग फिर ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी, कुछ नहीं करना था, ये फॉर्मूला यूज़ करना था हमको। जैसे मान लीजिए ये आपका जीरो प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इससे ऊपर जाएंगे तो हम लोग जो है गेज प्रेशर जितना लेते हैं, मतलब यहाँ पे मान लीजिए टोटल प्रेशर आपको निकालना हो या एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर कर देंगे। और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे होता है, कम प्रेशर होता है, तो उसको हम लोग वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए वैक्यूम दिया हुआ था 4.5 मीटर का, इतना वैक्यूम प्रेशर दे रखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है, वैक्यूम माइनस कर दिएगा तो यहाँ पे जो ये चीज़ आएगी ये आएगी आपकी यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर, इस पॉइंट पे क्या आएगी एब्सोल्यूट प्रेशर आएगी। एटमॉस्फेरिक में से वैक्यूम को माइनस कर दो तो यहाँ पे ये जो बचेगी प्रेशर ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी ये हो जाएगी आपकी एब्सोल्यूट प्रेशर, ये हो जाएगी आपकी एब्सोल्यूट प्रेशर। ये क्या है इतनी, ये आपकी एब्सोल्यूट प्रेशर है, मतलब आपने एटमॉस्फेरिक में से वैक्यूम को माइनस कर दिया, ये आपका यहाँ से यहाँ तक एटमॉस्फेरिक है, उसमें से इतना वैक्यूम माइनस कर दिया तो ये क्या बचा, ये आपके पास बच गया एब्सोल्यूट प्रेशर इस पॉइंट पे। तो एब्सोल्यूट प्रेशर इस पॉइंट पे कितना है इसके अकॉर्डिंग 5.83 ऑफ वाटर। ठीक है, 5.83 मीटर ऑफ वाटर। तो बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं करना था, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, द गेज प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ वाटर कॉलम इज, आपको गेज प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, गेज प्रेशर दिया हुआ है यहाँ पे। व्हाट इज़ द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ वाटर, मान लीजिए कोई भी एक वाटर कॉलम है, कंसिडर कर लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए ये कोई वाटर कॉलम है आपका, ठीक है, और ये किसी से कनेक्टेड है, किसी भी चीज़ से कनेक्टेड है, मान लीजिए वाटर कॉलम है, यहाँ पे वाटर भरा हुआ है इसमें। तो आपको यहाँ पे मान लीजिए इस पॉइंट पे बताना है या इस पॉइंट पे बताना है कि इस कॉलम की कितनी हाइट होगी। आपको प्रेशर दिया हुआ है इस पॉइंट पे, यहाँ पे आपको प्रेशर दिया हुआ है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर किसकी वजह से होगा, इसके ऊपर जितना वाटर है तो इसके ऊपर वाटर की कुछ हाइट होगी h, तो यही हाइट आपको निकालनी है, p यहाँ पे प्रेशर आपको दिया हुआ है। ये कोई एक वाटर कॉलम है, अब आपको बताना है कि यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, इसमें वाटर जो भरा हुआ है यहाँ तक, इसकी वजह से यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, उस वाटर की हाइट निकालनी है आपको। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है। पहले तो इसको हम लोग देखिए ये यूनिट का थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि पास्कल में हो जाएगा फिर। तो इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, जिसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वही क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है पास्कल, एक ही चीज़ तो है दोनों। तो इसको हम लोग क्या करेंगे मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हमको मालूम है, 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर जो होता है हमारा वो होता है 10⁻⁻² मीटर। तो यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह इसको रखेंगे, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे इसको तो फिर ये कितना हो जाएगा आपका 3.94 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इस प्रेशर को जो है हमने यहाँ पे जो हमको गैज प्रेशर दिया हुआ था, इसको मैंने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कर दिया, कुछ नहीं किया, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर जो दिया हुआ था उसकी जगह मैंने 10⁻⁻4 रख दूंगा, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका कन्वर्ट होकर कितना आ जाएगा 3.924 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रेशर जो है मैंने कन्वर्ट कर लिया मीटर स्क्वायर में। चलिए उसके बाद हाइट निकाल लेते हैं, तो मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ। देखिए हाइट निकालनी है मुझे, तो अब मैं प्रेशर जो है गेज प्रेशर निकाल चुका हूँ। ठीक है, मतलब ये जो इतना प्रेशर जो इस कॉलम की वजह से, इस वाटर की वजह से कितना प्रेशर होगा यहाँ पे वो हमको दिया हुआ है, यहाँ पे कितना प्रेशर होगा इस वाटर की वजह से यहाँ पे दिया हुआ है। आपको इसकी हाइट निकालनी है कि इस कॉलम में वाटर की कितनी हाइट है। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो किस किस की वजह से होगा, इस वाटर कॉलम की वजह से होगा, कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक एयर यहाँ पे कुछ प्रेशर लगा रही होगी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस करके दिया हुआ है, ऑलरेडी कह रहा है कि वो गेज प्रेशर आपको दिया हुआ है। तो गेज प्रेशर दिया हुआ है मतलब वो प्रेशर जो है इस वाटर की वजह से कितना प्रेशर है। तो पी गेज आपको दिया हुआ है, तो पी गेज प्रेशर कितना हो जाएगा डायरेक्टली ρgh, ये हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक, और आपको गेज प्रेशर दिया हुआ है, यहाँ पे गेज प्रेशर हमने कन्वर्ट कर लिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो वो हो गया है आपका 3.924 इंटू 10⁻⁴
इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू, अब वाटर के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो रो किसका लेंगे हम लोग, वाटर का लेंगे जो कि 1000 होता है। जी की वैल्यू आपको पता है 9.81 होती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एच आपको निकालना है, उसको ऐसे रहने दीजिए बस। फिर जब हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो एच आ जाएगा हमारा 4 मीटर के आसपास। ये आ जाएगा आपका 4 मीटर। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, कुछ नहीं करना था हमको, यहाँ पे गेज प्रेशर दिया हुआ था। इस प्रेशर को पहले हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, कुछ नहीं किया, उसको 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, जिसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं। फिर ये गेज प्रेशर कितना होता है, ρgh के बराबर होता है। यहाँ पे आपको गेज प्रेशर पता है, रो ऑफ वाटर पता है, जी पता है, एच निकाल लोगे कि कितनी वाटर की हाइट होगी। यहाँ पे वाटर जो है वो किस हाइट तक होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बॉटम पे प्रेशर दिया हुआ है कि किसी एक पॉइंट में कॉलम में यहाँ पे प्रेशर आपको दे रखा था। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, कि जितना इसमें पानी भरा हुआ है उसी की वजह से तो यहाँ पे प्रेशर होगा। तो ये प्रेशर हमको जो दिया हुआ था, फिर हमने हाइट ऑफ वाटर निकाल लिया कि कितना हाइट होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था। दोनों ही क्वेश्चन में हम लोगों को सिंपल प्रेशर के कंसेप्ट को यूज़ करना है और उससे फिर हम लोगों को प्रेशर की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रेशर निकाल लिया था और यहाँ पे हाइट निकालनी थी कि वाटर की हाइट कितनी होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसको फिर से एक बार पढ़िएगा और ट्राई करिएगा, तो बहुत सिंपल है। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको मैं रब कर देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैनोमीटर इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग। मैनोमीटर जो एक डिवाइस है जिसका क्या काम है, उसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। ऑप्शन 1 दिया हुआ था वेलोसिटी एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड, हमको वेलोसिटी निकालने के लिए उसको यूज़ करते हैं, या प्रेशर निकालने के लिए यूज़ करते हैं, या डिस्चार्ज निकालने के लिए, नन ऑफ द मोर। तो मैनोमीटर एक सिंपल डिवाइस है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट प्रेशर एट एनी पॉइंट। तो प्रेशर निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिए। अभी आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है बहुत सिंपल ही आ जाएगा, पूछा जाएगा आपसे। फ्लूइड मैकेनिक्स से सबसे सिंपल क्वेश्चन यही बनता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनोमीटर होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, डिफरेंशियल होता है, इन्वर्टेड होता है, यूट्यूब मैनोमीटर होता है। तो ये सारे मैनोमीटर किस चीज़ के लिए, ये है आपके लिए प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए, प्रेशर निकालने के लिए होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था, फ्लूइड्स अंडरगो वॉल्यूम चेंज अंडर एक्सटर्नल प्रेशर ड्यू टू। फ्लूइड्स के अंदर जो है वॉल्यूम चेंज होता है किसकी वजह से, किस प्रॉपर्टी की वजह से। पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्लास्टिसिटी, विस्कोसिटी, कंप्रेसिबिलिटी या सरफेस टेंशन। तो फ्लूइड्स जो हैं वो कंप्रेस हो सकते हैं, उनकी कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो किस वजह से होती है, जाहिर सी बात है ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी की वजह से जो है उसका वॉल्यूम चेंज होता है, कंप्रेस कर सकते हैं, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, उसको आप कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो फ्लूइड्स की जो ये प्रॉपर्टी होती है कि वॉल्यूम चेंज हो जाता है उसमें, वो ड्यू टू किसकी वजह से होता है, कंप्रेसिबिलिटी की वजह से, क्योंकि फ्लूइड जो है वो लिटिल बिट कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, अच्छा तो और दूसरी चीज़ ये है कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी जो है ये रेसिप्रोकल होता है आपका किसके, बल्क मॉडुलस के। ठीक, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। कंप्रेसिबिलिटी की वजह से जो है फ्लूइड कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट्स। कह रहा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। यही तो होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, यही कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, टाउ क्या होता है, ये शेयर स्ट्रेस होता है, और du/dy इसको हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन भी कहते हैं इसको। ये तो आपका शेयर स्ट्रेस हो गया। टाउ क्या होता है, यह होता है आपका शेयर स्ट्रेस, ये होता है आपका शेयर स्ट्रेस। इसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, और इसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन भी कहते हैं, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, स्ट्रेस नहीं स्ट्रेन। यहाँ पे शेयर स्ट्रेस है, यहाँ पे शेयर स्ट्रेन है, तो दोनों चीज़ सेम है। वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक ही चीज़ है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का हो या रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन का हो, दोनों एक ही चीज़ है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन दोनों एक ही चीज़ है, वो तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि वो दोनों एक ही चीज़ है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है, ये रिलेट करता है, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन एंड शेयर स्ट्रेस। इसको रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन कहेंगे और शेयर स्ट्रेस को रिलेट करता है आपस में। अच्छा, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं, मिस्टेक हो जाती है। तो ऑप्शन सी, बी और डी को देखिए। बी में कह रहा है शेयर डिफॉर्मेशन एंड शेयर स्ट्रेस, नहीं शेयर डिफॉर्मेशन नहीं, रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन, तब वो ऑप्शन जाके करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन वाला टर्म वहाँ आना ज़रूरी है, रेट होना चाहिए। रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन एंड शेयर स्ट्रेस को रिलेट करता है, सिर्फ शेयर डिफॉर्मेशन और शेयर स्ट्रेस को नहीं रिलेट करता, इट रिलेट्स रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन एंड शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बी और डी में डिफरेंस है रेट का, इस टर्म को याद रखिए। ठीक,
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एज अ शिप एंटर्स इनटू अ रिवर फ्रॉम सी वन कैन एक्सपेक्ट दैट। कह रहा है कि जब शिप जो है समुद्र से रिवर में आती है तो क्या चेंजेस हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, जो शिप होगा वो इट राइजेज अ लिटिल, इट सिंक्स अ लिटिल, इट रिमेन्स एट सेम लेवल, इट लेवल डिपेंड्स ऑन द मटेरियल यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन। तो उसका ये कह रहा है कि वो क्या शिप का लेवल बढ़ेगा या शिप का लेवल घटेगा, या फिर लेवल उसका कांस्टेंट रहेगा, या फिर वो डिपेंड करेगा कि मटेरियल किस मटेरियल का बना हुआ है, शिप किस मटेरियल का बना हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है कि जब आपका शिप जो है वो समुद्र से रिवर में आता है तो क्या डिफरेंस आ रहा है, सोचिए। देखिए क्या हो रहा है कि जब शिप जो है आपकी पहले समुद्र में थी तो समुद्र की पानी की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि सॉल्टी होता है, तो वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा थी। सी में क्या था, सी में जब था तो सी की क्या होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन जब वो रिवर में आएगा, जब वो रिवर में आएगा तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी आपकी कम हो जाएगी, डेंसिटी आपकी घट जाएगी। सी में जब था तो डेंसिटी ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही उसने सी से रिवर में आ गया तो डेंसिटी घट गई। देखिए अब डेंसिटी जब घटेगी तो क्या हो जाएगा, बाउंड फोर्स भी कम हो जाएगा, जो अपवर्ड फोर्स लगेगा शिप के ऊपर, जो अपवर्ड फोर्स लगेगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी कम हो गई है तो इसका मतलब उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स भी लगना कम हो जाएगा। जब उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स कम लगेगा तो क्या हो जाएगा, शिप जो है आपका सिंक कर जाएगा, शिप जो है वो थोड़ा सा नीचे डूब जाएगा, थोड़ा सा लेवल उसका डाउन हो जाएगा, पानी के अंदर चला जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, इट सिंक्स अ लिटिल, थोड़ा सा जो है वो नीचे जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि डेंसिटी चेंज हुआ है, सी का डेंसिटी ज़्यादा था, रिवर की डेंसिटी कम है, रिवर की डेंसिटी कम है तो उस पर अपवर्ड फोर्स कम लगेगा। जब ऊपर की तरफ फोर्स कम लग रहा है तो जाहिर सी बात है शिप नीचे जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेंचुरोमीटर इज अ डिवाइस बेस्ड ऑन द बर्नौलीज प्रिंसिपल एंड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। वेंचुरोमीटर का क्या काम होता है, वेंचुरोमीटर जैसा कि हम लोग जानते हैं ये क्या है, ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट है, फ्लो रेट को मेजर करता है। वेंचुरोमीटर ऐसा होता है, कन्वर्जन पार्ट होता है इसका, फिर डाइवर्जन पार्ट होता है, बीच में आपका थ्रॉट होता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का होता है, कन्वर्जन पार्ट होता है, फिर बीच में आपका थ्रॉट होता है, फिर यहाँ पे कुछ आपका डाइवर्जन पार्ट होता है, ठीक। ये कन्वर्जन पार्ट हो गया, यहाँ से फ्लूइड आएगा आपका, यहाँ से फ्लूइड जाएगा, बीच वाले एरिया को हम लोग थ्रॉट कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, वेंचुरोमीटर है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं फ्लो रेट को मेज़र करने के लिए। बर्नौलीज प्रिंसिपल पे, बर्नौलीज इक्वेशन पे बेस्ड कुछ हमारे पास एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि वेंचुरोमीटर हो गया, ऑर्फिस मीटर हो गया, पिटॉट ट्यूब हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज़ करते हैं। ये सब किस पे बेस्ड है, बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड है। और वेंचुरोमीटर क्या है, इसका काम होता है फ्लो रेट को मेज़र करने का, ये फ्लो मेजरिंग डिवाइस है, ठीक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बर्नौलीज थ्योरम फॉर द फ्लूइड फ्लो। बर्नौलीज थ्योरम के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है, हाँ बर्नौलीज थ्योरम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि स्टडी फ्लो होता है, हाँ स्टडी फ्लो होता है। बर्नौलीज थ्योरम में ये हमारा एजम्पशन है कि स्टडी फ्लो होता है। दूसरा क्या है, विस्कस फ्लो, नहीं ये गलत हो गया, विस्कस फ्लो नहीं होता है इसका एजम्पशन, इसका एजम्पशन होता है नॉन विस्कस फ्लो। विस्कोसिटी उसकी बहुत कम होनी चाहिए, नेग्लिजिबल होनी चाहिए, विस्कॉस नहीं होना चाहिए, विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट 3 दिया हुआ है वो गलत हो जाएगा। इसके एजम्पशंस में आता है स्टडी फ्लो होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, ये रोटेशनल होना चाहिए, ये सारे एजम्पशंस हैं। तो ये सारे एजम्पशंस आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए बर्नौलीज थ्योरम के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर लास्ट और फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है ये भी ऑप्शन सही है। तो ये सारी चीज़ें जो उसमें से फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ये बर्नौलीज थ्योरम को रिलेट करता है, बाकी थर्ड वाला गलत है। विस्कस नहीं होता है, नॉन विस्कस होना चाहिए। बर्नौलीज थ्योरम का एजम्पशन ही यही है कि नॉन विस्कस फ्लूइड हो। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 एंड 4 ये चारों स्टेटमेंट जो है वो सही है, विस्कस वाला ऑप्शन गलत है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिक टर्बाइंस आर रिएक्शन टर्बाइंस। अब ये कह रहा है कि इन तीनों जो दे रखे हैं इसमें से रिएक्शन टर्बाइन कौन सा है। पहला दिया हुआ है आपको स्टेटमेंट फ्रांसिस टर्बाइन, कपलन टर्बाइन, पॉपुलर टर्बाइन। तो देखिए ये तीनों ही जो हैं ये रिएक्शन टर्बाइन है, ये तीनों क्या है, रिएक्शन टर्बाइन है। सबसे पहले अब हम लोग समझ लेते हैं कि टर्बाइन क्या होता है और पंप क्या होता है। देखिए टर्बाइन का क्या काम होता है, टर्बाइन क्या करता है आपका, जो आपके पास हाइड्रोलिक एनर्जी होती है उसको आप कन्वर्ट करते हो मैकेनिकल एनर्जी में। और पंप जो है इसका उल्टा काम करता है। पंप क्या करता है, आपके पास जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, जो आप मोटर से एनर्जी दे रहे होते हो, उसको मैकेनिकल एनर्जी जो दे रहे होते हो, जो रोटेट करा रहे होते हो, वो किस में कन्वर्ट कर देता है, हाइड्रोलिक एनर्जी में। तभी तो पानी जाके छत पे या कहीं पे हमको स्टोर करना होता है टैंक में, तो कैसे हम लोग स्टोर करते हैं, यही तो करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं मोटर के थ्रू, मोटर उसको रोटेट कराता है पंप को, और वो वैक्यूम क्रिएट करता है, पानी को सक करता है और वो
टॉप फ्लोर पे कहीं पे भी जो है टैंक पे स्टोर कराना होता है तो वहाँ पे जाके स्टोर कराते हैं हम लोग। तो पंप का क्या काम होता है, पंप होता है आपका मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोलिक एनर्जी में, और पंप टरबाइन क्या करता है, टरबाइन करता है आपका इसका उल्टा काम करता है, ठीक है। वो हाइड्रोलिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, तो टरबाइन रोटेट करती है, फिर आपकी जनरेटर से कनेक्टेड होती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बेसिक डिफरेंस है पंप और टरबाइन में, इसको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था कि रिएक्शन टरबाइन कौन कौन से हैं इसमें। तो देखिए पहली बात तो ये है कि दो तरह के हमारे पास टरबाइन होते हैं, उस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास बेसिकली जो है वो दो तरह के टरबाइंस होते हैं। टरबाइंस होता है, एक होता है हमारे पास टरबाइंस की अगर हम लोग बात करें, टरबाइंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास बेसिकली जो है दो तरह के हम देखते हैं टरबाइंस। एक को कहते हैं हम लोग इम्पल्स टरबाइन, एक होता है इम्पल्स टरबाइन और दूसरा होता है आपका रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। तो इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन में डिफरेंस क्या है, देखिए इम्पल्स टरबाइन वो टरबाइन होता है जिसकी इनलेट पे फ्लूइड की बस काइनेटिक एनर्जी होती है। इनलेट ऑफ द टरबाइन पे फ्लूइड के पास ओनली काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक। लेकिन रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन फ्लूइड हैज़ बोथ काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी, दोनों एनर्जी होती है उसके पास, काइनेटिक प्लस प्रेशर एनर्जी दोनों होती है, ठीक है, इनलेट ऑफ द टरबाइन पे। तो बस इतना याद रखना है, इम्पल्स टरबाइन वो टरबाइन होता है जिसमें फ्लूइड जो है एट द इनलेट ऑफ द फ्लूइड जो होता है इनलेट ऑफ द टरबाइन पे क्या पोजेस करता है, ओनली काइनेटिक एनर्जी। बट इन रिएक्शन टरबाइन फ्लूइड एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन पोजेस बोथ काइनेटिक एज वेल एज प्रेशर एनर्जी। तो ये डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब इस ऑप्शंस में जो दिए हुए थे तीनों ही स्टेटमेंट सही है। रिएक्शन टरबाइन आपका कौन कौन सा है, रिएक्शन आपका फ्रांसिस भी होता है, कप्लान भी होता है एंड प्रोपेलर, तीनों ही ऑप्शन स्टेटमेंट सही है। फ्रांसिस टरबाइन भी रिएक्शन टरबाइन है और कप्लान भी रिएक्शन टरबाइन है, प्रोपेलर भी रिएक्शन टरबाइन है। और इम्पल्स टरबाइन की बात करें तो इसका एग्जांपल होता है पेल्टन टरबाइन। पेल्टन टरबाइन क्या होता है आपका, ये होता है इम्पल्स टरबाइन। पेल्टन टरबाइन क्या होता है आपका, ये इम्पल्स टरबाइन होता है, याद रखना है इसको। पेल्टन टरबाइन क्या होता है, इम्पल्स टरबाइन होता है, ठीक है। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग पंप्स इज नॉट अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ये कह रहा था कि इन सब में से कौन सा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप नहीं है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्या होता है, सारे डिफरेंसेस को समझ लेते हैं। देखिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की अगर हम लोग बात करें, पंप जो है हमारे पास बेसिकली दो तरह के होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। पंप जो होता है हमारे पास, एक होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, दूसरा होता है नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, ठीक है। तो नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप वो पॉजिटिव पंप होता है जिसमें जो है जो रोटेटिंग बॉडी है, जो रोटेटिंग पार्ट है और जो स्टेशनरी पार्ट है उसके बीच में गैप बहुत कम होता है और फ्लूइड जो है इसमें स्लिप नहीं करता है, स्लिपेज नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जो है फ्लो रेट जो होगा आउटलेट पे जो आपको फ्लो मिल रहा होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में स्लिप नहीं होती है, नो स्लिप, फ्लूइड इसमें स्लिप नहीं करता है। स्लिप मतलब कि बैक फ्लो नहीं होता है, फ्लूइड जो है आपका वो इनलेट की तरफ वापस नहीं जाता है, नो स्लिप। और दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि इसमें क्या होता है, आपको कांस्टेंट फ्लो मिलेगा, आपको जो आउटपुट होगा कांस्टेंट आउटपुट होगा, जो आपको फ्लूइड मिलना है उसका फ्लो रेट कांस्टेंट रहेगा। लेकिन नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में क्या होता है, स्लिप होता है, फ्लूइड जो है वो बैक मूव कर सकता है, इनलेट की तरफ जा सकता है, स्लिप होगी, इसमें स्लिपेज होता है। दूसरा कांस्टेंट फ्लो रेट नहीं होता है, आउटपुट जो है यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहता है, वो वेरी करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें रेसिप्रोकेटिंग पंप भी जो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, वेन भी और लो पंप भी, ये सब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल पंप जो ऑप्शन बी है वो नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को हम लोग जो है हाइड्रोस्टैटिक पंप भी कहते हैं और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को हम लोग हाइड्रोडायनेमिक पंप भी कहते हैं। हाइड्रोस्टैटिक पंप और इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोडायनेमिक पंप। हाइड्रोस्टैटिक पंप इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट जो मिलता है फ्लूइड की उसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है और यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलता है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग हाइड्रोडायनेमिक पंप कहते हैं, इसको हम लोग हाइड्रोस्टैटिक पंप कहते हैं। इसके एग्जांपल्स मैंने बता दिया आपको, रेसिप्रोकेटिंग पंप, वेन पंप, गियर पंप, स्क्रू पंप, लो पंप, ये सब क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। और सेंट्रीफ्यूगल पंप और आपका प्रोपेलर पंप ये जो होता है आपका नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है जिसको हम लोग हाइड्रोडायनेमिक पंप भी कहते हैं, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप ऑल दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।